स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। इससे पहले कि हम आए हुए कमेंट्स को देखें, एक बड़ी ज़रूरी बात मेरे दिमाग में आई है, दिमाग में नहीं, ध्यान में आई है, और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ वो बात शेयर करनी चाहिए। और हम सब बीइंग देवराज चौहान के फैंस, इस तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा कि मैंने आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। कल मुझे एक खबर मेरे ध्यान से गुजरी, आप लोगों ने भी देखी होगी। हाल फिलहाल में पता चला है कि कोई हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने कोई एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा है जो कि इधर उधर सीसीटीवी कैमरे लगा रहा था। वो थे भी सोलर पावर्ड। अब आज के समय में हम सीसीटीवी कैमरास हर जगह देखते हैं, दुकानों में। पहले तो लोगों ने लिख के रखा होता था कि आप सुरक्षा कैमरे की निगरानी में हैं। आजकल तो वो भी नहीं लिखते, ये इतना नॉर्मल हो गया है। और अगर हम कहीं देख भी लेते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, किसी ने लगाया होगा, पूछते नहीं है, बात नहीं करते। लेकिन बतौर एक जागरूक नागरिक, यदि हमें दिखता है कि कहीं कोई ऐसा कैमरा लगा हुआ है जो वहाँ नहीं होना चाहिए, तो न केवल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, कम से कम आप सुरक्षा तंत्र को सूचित अवश्य करें, ताकि, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितना चेक कर लेंगी अगर हम इतने बड़े देश, भारत जैसे देश की बात करें। तो ये विचार मेरे दिमाग में आया था, मुझे लगा मैं आप सब भाई बहनों से शेयर कर दूं। अगर हो सकता है कल तक हमारे ध्यान में ना हो और आज हम जानकर इसे, आपका छोटा सा स्टेप, यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ कहाँ हेल्प कर जाती है। तो चलिए कमेंट्स देख लेते हैं। सुधीर झा जी ने लिखा था, बहुत मज़ेदार कहानी है, मज़ा आ गया। धन्यवाद सुधीर जी। अवतार बोरा जी ने कहा है, विक्रम भाई यारी दौलत से नामक कहानी सुनाने की कृपा करें। ठीक है भाई जी, वो मेरे ख्याल दूसरा भाग है, इसलिए 2 भाग एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, पर कोई नहीं, मैं लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। अजय राजपूत जी कह रहे हैं, मज़ेदार कहानी, शानदार प्रस्तुति, मज़ा आ गया। धन्यवाद भाई जी। मनोज जी कह रहे हैं, आपने किम्बो के बारे में बताकर खुश कर दिया भाई जी, धन्यवाद। नॉवल हो तो देवराज चौहान, सुखदीप जी कह रहे हैं, थैंक यू सुखदीप जी। शुभमन जिंदल जी कह रहे हैं, सर अब किसी और की वॉइस में नॉवल सुनना अच्छा नहीं लगता, आपकी वॉइस में ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। शैलेंद्र जी कह रहे हैं, विक्रम भाई डॉन के मंत्री का उपन्यास तो बहुत मार्वलस है, कृपया करके अनिल मोहन जी का नॉवल मिस्ड कॉल सुनाएं और अनिल मोहन जी का नॉवल हाईजैकर भी सुनाएं। अभिलाषा पूरी कर दें। अवश्य करेंगे जी, अभिलाषा पूरी। विशाल फुजैले कह रहे हैं, सॉरी अगर आपका नाम गलत पड़ गया हो, तो विशाल तो है। देवराज चौहान और मोना चौधरी के बीच दोस्ती होने के बाद का कोई नॉवल सुनाइए। भाई जी इस मामले में मुझे क्षमा करें, पता नहीं क्यों मुझे तो यार कोई भी नॉवल ऐसा लगता नहीं है जो देवराज चौहान स्टैंडर्ड का है। हाँ, लिखे अनिल मोहन जी नहीं है, और मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो महिला किरदार है इसलिए नहीं, पता नहीं क्यों वो नॉवल मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए। खैर, आपने कमेंट किया, धन्यवाद। सुनील उपाध्याय जी कह रहे हैं, अनिल मोहन जी की कहानी देवराज चौहान सीरीज एक नंबर 1 पर है, खास करके देवराज चौहान सीरीज 1 नंबर 13 चौहान। कुछ लिखना चाह रहे थे आप, शायद देवराज चौहान की कहानी 1 नंबर सीरीज है। खैर, धन्यवाद सूरज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं डॉन का मंत्री भाग 8। इस तरह रोशनी मेरे साथ दुबई में मेरे बंगले पर रहने लगी। सारा आरडीएक्स को देखकर कह उठी। मैं अपने कामों में व्यस्त रहती, फुर्सत मिलने पर ही रोशनी के पास बंगले में आती।
तुम्हें इस तरह रोशनी को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था। तुम आई थी तब, और एक्स्ट्रा ने कहा। मैं जानती हूं, रोशनी को बुलाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। सारा ने गहरी सांस ली। तुमने रोशनी को बताया कि तुम आई हो? धर्मा ने पूछा। यह मेरी दूसरी बड़ी गलती थी कि मैंने उसे बता ही दिया कि मैं दुबई में क्या हूं और क्या करती हूं। बेवकूफी की, राघव बोला। तब मैं पागल हो गई थी। शायद मैं अच्छे बुरे की पहचान भूल गई थी, या फिर मैंने रोशनी पर अंधा भरोसा किया। आरडीएक्स खामोश रही। उस दिन मैं 3 दिन के बाद रोशनी के पास आई थी। अगला दृश्य यानी फ्लैशबैक। रोशनी ने कॉटन का पैजामा और कमीज पहन रखी थी। 10 दिनों में ही उसकी सूरत में निखार आ गया था। रीना के पैसे पर खूब मौज कर रही थी वो। 3 दिनों से रीना को कोई अता पता न था। वो ऐसी गई कि कोई खबर भी ना आई। रीना वापस आई तो उसके चेहरे पर थकान दिखी। तू कहाँ चली गई थी? कोई खबर भी नहीं दी। फोन कर देती। काम में फंस गई थी। पिछली रात तो नींद भी नहीं ले पाई। अब सोऊंगी। अपने काम के बारे में कुछ बता तो। जवाब में रीना मुस्कुरा कर रह गई। मैं यहां बोर होती रही और मेरा इंतजार मत किया कर। मैं जब आ जाऊं वही बहुत है। तेरे वो रोहित का क्या हुआ? वो मैकेनिक? हाँ, वो अच्छा लड़का है, लेकिन अब मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं। क्यों? मैं जिस काम में हूं वहीं से फुर्सत नहीं मिलती, तो रोहित का क्या करूंगी। लेकिन मर्द तो चाहिए तुझे। जरूरत तो पड़ती होगी। और शादी भी तो देर सवेर करनी। तभी रीना का मोबाइल बज उठा। हेलो। रीना ने बात की। माई। दूसरी तरफ कबीर था। सावरकर सौदे से पीछे हट रहा है। क्यों? रीना की आवाज में एकाएक सख्ती आ गई। रोशनी उसे देखने लगी। वो कहता है लाहौर से माल लेगा, वहां उसे सस्ता पड़ रहा है। उसे कहो हम माल पहुंचा चुके हैं उसकी कही जगह पर। अब हमें पेमेंट चाहिए। कह चुका हूं, परंतु वो हमारी बात की परवाह नहीं कर रहा। उसे समझाओ कि हम माल वापस मंगवाने की स्थिति में नहीं है। मैं कह चुका हूं। तो क्या बोला वो? कहता है आधे पैसे दूंगा। बेईमानी आ गई है उसके मन में। यही बात है। माई ना तो बेईमानी करती है और ना ही सामने वाले को की बेईमानी सहती है। रीना ने दांत किटकिटाकर कहा। कबीर। माई। सावरकर को खत्म करने में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा। हमारे आदमी उसके पास ही हैं। खत्म कर दो उसे। बेईमान लोगों के साथ हम ना तो धंधा करते हैं और ना ही उन्हें जिंदा रहने देते हैं। रीना ने खतरनाक स्वर में कहा। ठीक है माई। और वो माल वहीं रहने दो। फौरन किसी और पार्टी को तलाश करो और उसके हवाले कर दो। किसी भी भाव में सौदा कर लो। कहकर रीना ने फोन बंद कर दिया। रीना के चेहरे पर गुस्सा उभरा था। रोशनी की एकटक निगाह रीना पर थी। रीना ने उसे देखा तो गहरी सांस लेकर खुद को संयत करने की चेष्टा की। तुम तुम माई हो? रोशनी अजीब से स्वर में कह उठी। रीना ने रोशनी को देखा, कहा कुछ नहीं। तुम माई हो या माई के लिए काम करती हो? रोशनी ने पुनः पूछा। रीना खामोश रही, आंखें बंद कर ली। मुझसे कुछ मत छिपाओ। मैं तुम्हारी खास सहेली हूं। तुम जो कहोगी वो मुझ तक ही रहेगा रीना। रीना ने आंखें खोली, रोशनी को देखा। रोशनी उसे ही देखी जा रही थी। हाँ, मैं ही माई हूं। माई? वही माई, दुबई वाली?
रोशनी की सांस जैसे रुकने लगी। वही। रीना गंभीर थी। विश्वास नहीं आ रहा कि तुम माई। कैसे बन गई तुम माई? मुझे बता रीना। क्यों जानना चाहती है? तू माई बन गई तो क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगी कि तू कैसे बन गई? रीना ने रोशनी को बता दिया कि वो माई कैसे बनी। तू तो बहुत किस्मत वाली रही। कितना बड़ा हाथ मार लिया। रोशनी आंखें फाड़े कह रही थी, ये आसान खेल नहीं है। जानती हूं। इतना बड़ा औहदा संभालना आसान कैसे होगा? अभी तक हैरानी थी। अभी तक हैरान थी रोशनी। पहले कभी हत्या की सोचकर कांप जाया करती थी। अब तो यह मामूली बात हो गई है। रीना ने गहरी सांस ली। पहली बार किसे मारा? तुलसी को। बहुत हिम्मत दिखाई थी मैंने तब। मेरे हाथ कांप रहे थे गोली चलाते हुए। रोशनी ने सिर हिलाया। बोली, 2 साल से तू माई है लेकिन मुझे अब बताया? रोशनी का लहजा शिकायत से भरा था। अब भी ना बताती अगर मेरे मुंह से माई ना निकला होता। यह बताना संगठन के नियम के खिलाफ है। तूने तो कहा था कि मेरे लिए तेरे पास कोई काम नहीं है। रीना उसे देखने लगी। मैं तेरे संगठन में काम कर सकती हूँ रीना। मेरी सलाह मान तो संगठन से दूर रह। क्यों? संगठन का नियम है, जो एक बार संगठन से जुड़ गया वो जीते जी कभी अलग नहीं हो सकता। पर अलग होने की जरूरत भी क्या है? रोशनी बोली। बहुत जरूरत है, रीना ने गंभीर स्वर में कहा। यह मैंने संगठन के साथ जुड़ने के बाद जाना कि आजादी क्या है। तेरे को क्या परेशानी है? माई बनने से पहले मुझे दौलत की चाह थी। दौलत तो मिल गई लेकिन अब आजादी की चाह है, जो नहीं मिल सकती। ये तो बहुत आसान है। कैसे? दौलत समेट और खिसक ले। मुस्कुरा पड़ी रीना। क्या हुआ? तेरा बचपना कब जाएगा? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। संगठन के हाथ इतने लंबे हैं कि तू सोच भी नहीं सकती। दुनिया के हर देश में संगठन के आदमी हैं। संगठन की निगाहों से कोई नहीं बच सकता। मैं माई हूं, संगठन की बड़ी। मेरी बात पर तेरे को विश्वास करना होगा। ओह। तेरे को संगठन से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत की जरूरत है तो मेरे से लेती रह। मेरी बहन बनकर रह और ऐश करती रह। तेरे को किसी चीज की कमी नहीं होगी रोशनी। संगठन के साथ जुड़ने की कोशिश मत करना। संगठन से आजाद कराने के लिए क्या मैं तेरी कोई सहायता कर सकती हूँ? ये बात भूल के भी मत सोचना। और ये भी अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं संगठन से अलग होना चाहती हूँ। मैंने तो यूं ही तेरे को एक बात कही। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे तो अब तेरे से डर लगने लगा है, रोशनी ने गहरी सांस लेकर कहा। क्यों? तू माई जो है। हट, पागल। अच्छा, जरा अपनी वो अंगूठी तो दिखा, माई वाली। वो अंगूठी रीना की उंगली में ही थी। उंगली से निकालकर उसने रोशनी को दी। देर तक रोशनी अंगूठी को देखती रही, फिर लौटाते हुए कह उठी, बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत घातक है। उंगली में अंगूठी पहनते रीना ने कहा, बहुत खतरनाक है। भगवान ये अंगूठी पहनने को किसी को ना दे। मैं माई होती तो अवश्य खुश होती, रोशनी कह उठी। दूर के ढोल बहुत अच्छे लगते हैं, वही ढोल जब पास में बजने लगे तो सिर दर्द होने लगता है। माई का ओहदा भी कुछ ऐसा ही है। हर कोई माई बनना चाहता है, लेकिन माई बनने के बाद नींद चैन सब हराम हो जाता है। ऐसा क्यों? इन बातों का जवाब तो माई के ओहदे पर बैठकर ही पाया जा सकता है।
तू नहीं बताएगी? नहीं, संगठन की बातें किसी बाहरी व्यक्ति से करना गलत है। तो मैं बाहरी हो गई? रीना चुप रही। तेरी बातें मुझ तक ही रहेंगी रीना, बाहर नहीं जाएंगी, रोशनी ने विश्वास दिलाया। सिर्फ तू ही बाहरी है जो ये बात जानती है कि हकीकत में माई कौन है। माई की जान लेने के लिए जाने कितने लोग घूम रहे हैं, परंतु सफल इसलिए नहीं हो पाते कि वो जान ही नहीं पाते कि माई है कौन। संगठन की दौलत का बंटवारा कैसे होता है? संगठन की दौलत संगठन की है, वो किसी की भी नहीं है। कुल कमाई का 10% माई को मिलता है। कबीर, जाबर और सुल्तान को 1-1%। बाकी सबको महीने की तनख्वाह मिलती है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। कोई ज्यादा पैसा मांगे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। तुम्हारा 10% कितना बन जाता है? रोशनी ने पूछा। क्यों पूछ रही हो? यूं ही। तुम मेरी बातों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो रोशनी, रीना ने गंभीर स्वर में कहा। दरअसल मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए। मत पूछ, अपने पर ध्यान दे। तेरे को मैं मुंबई में शानदार फ्लैट लेकर दूंगी। तो मुझे यहां से भगाना चाहती है? रोशनी हंसी। नहीं, तू यहीं रह। अभी तो मैं कई महीने यहां रहूंगी, तो मेरा वीजा बढ़वा देना। जब तक तेरा मन है तू रह, तेरे को कोई ये नहीं कहने वाला कि तू दुबई से जा। अगला दृश्य। इस तरह मेरी और रोशनी की बातें होती रही। मैं नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या है, ना ही उसने मुझे कभी इस बात का एहसास होने दिया। वो अक्सर मेरे से संगठन के बारे में बातें करती और मैं जवाब दे दिया करती। सच बात तो यह है कि वो मेरे से पूछ पूछ के संगठन के बारे में इतनी ज्यादा बातें जान गई थी कि किसी बाहरी व्यक्ति को ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी, परंतु मैंने उस पर भरोसा किया। वो मेरी पुरानी सहेली थी, मुझे यकीन था कि वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकती। और उसने तुम्हारा विश्वास को तोड़ा, राघव बोला। तारा ने सिर उठाकर राघव को देखा। हाँ, उसने मेरे विश्वास का खून कर दिया। विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। राह चलता आदमी तो धोखा देगा नहीं, धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। सारा ने गिलास उठाया और घूंट भरा। उसकी आंखें नशे से भरी लगने लगी थी। रोशनी ने जो किया वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। रीना ने गिलास वापस रखा। धोखा खाया आदमी बाद में यही शब्द कहता है। एक्स्ट्रा मुस्कुराया। कुछ और कहने को होता ही नहीं है। सारा ने आंखें बंद कर ली। कई पलों तक वहां खामोशी रही। फिर क्या हुआ? वो जो नहीं होना चाहिए था, कहने के साथ ही सारा ने आंखें खोली। मेरे पैसे पर रोशनी दुबई में रहती ऐश कर रही थी। पैसे की उसे परवाह नहीं थी क्योंकि मैंने छूट दे रखी थी। मुझे इतनी तसल्ली थी कि कोई मेरा पैसा खर्च करने वाला है। अकेली जिंदगी से मैं बोर हो गई थी, इसलिए रोशनी का दुबई रहना मुझे अच्छा लग रहा था। 5-5.5 महीने हो गए थे उसे मेरे साथ रहते हुए। और फिर एक दिन। फ्लैशबैक, अगला दृश्य। रीना करीब एक हफ्ते बाद उस बंगले पर लौटी। कैसी हो रोशनी? रीना उसे देखते ही मुस्कुरा कर कह उठी। बढ़िया, रोशनी मुस्कुरा कर बोली। माल तेरा और ऐश मैं कर रही हूं। खूब मजे कर, रीना ने हंसकर कहा। मैंने ढेर सारे कपड़े खरीदे हैं, तेरे पापा मम्मी के लिए भी शॉपिंग की है। इंडिया जाने का इरादा है? जाऊंगी कुछ दिन बाद। एक चक्कर वहां भी लगाऊंगी, वरना वो सोचते होंगे कि मैं कहाँ चली गई, रोशनी ने हंसकर कहा। जो तेरे मन में आए कर। रीना नहा धोकर फारिग हुई। कपड़े बदलकर रोशनी से मिली एक कमरे में।
अब तो फुर्सत में है या व्यस्त है? क्यों पूछा? कल समुद्र में बोट पर घूमने चलते हैं, सारा दिन समुद्र में बिताएंगे। जरूर चलूंगी, मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी। ठीक है, मैं बोट बुक करा देती हूँ। तू बुक कराएगी? रीना बोली। क्यों, मैं नहीं करा सकती क्या? अब तो मुझे भी दुबई में रहते 5 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तू बुक करा ले। कल का प्रोग्राम तय हो गया। रात दोनों ने इकट्ठे खाना खाया और देर रात तक सोने से पहले दोनों गप्पे मारती रही। अगला दृश्य। मैं माई थी, खतरनाक संगठन की मालकिन। दुनिया की बातों पर मेरी नजर थी, परंतु रोशनी क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मेरे पैसों को कहाँ खर्च करती है, मुझे कुछ ना पता था। यह भी मेरी बड़ी गलती थी। मुझे चाहिए था कि मैं उस पर नजर रखवाती। यह ख्याल मेरे मन में एक बार भी ना आया, क्योंकि उसकी कोई हरकत मुझे संदिग्ध ना लगी। सारा ने कहा। तुमने एक के बाद एक बहुत गलतियां की। राघव कह उठा। तब मुझे इस बात का एहसास नहीं था, और जब एहसास हुआ तब हाथ खाली हो चुके थे। हाँ, ठीक कहा, तब हाथ खाली हो चुके थे। सारा ने गिलास उठाकर बड़ा सा घूंट भरा। तुम्हें रोशनी को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था, धर्मा बोला। मैं नहीं जानती थी कि वो इस हद तक महत्वाकांक्षी है कि कुछ भी कर गुजरेगी। वो मेरे खिलाफ अपना जाल बुन रही थी और मैं उसे बहन का प्यार दे रही थी, लुटाने के लिए अपनी दौलत उसे दे रही थी। मेरे जैसी पागल कोई दूसरी नहीं होगी। तुम तो उस पर भरोसा कर रही थी, वही धोखा दे गई तो। मैं भरोसा नहीं, गलती कर रही थी, सारा ने थके स्वर में कहा। इतिहास गवाह है कि अपने ही ऊंचे ओहदों पर पहुंचे लोगों को गिराते हैं। मैं भी गिरी। कैसे? अगले दिन जब मैं और रोशनी पूरे दिन की सैर के लिए बंगले से निकलने जा रहे थे, तब रोशनी ने कहा। अगला दृश्य, फ्लैशबैक। तूने वो माई वाली अंगूठी तो पहनी नहीं। जरूरत क्या है? मैं घूमने जा रही हूं, संगठन के किसी काम पर तो नहीं जा रही। रीना ने हंसकर कहा। मैं चाहती हूं कि तू अंगूठी पहनकर चले, तब मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ माई है। क्या बच्चों जैसी बातें। मान जा, तेरी जायदाद थोड़े ना मांग रही हूं, बहन नहीं है तू मेरी। रोशनी ने मुंह फुलाकर कहा। ठीक है, ठीक है, तेरी खुशी इसी में है तो यही सही। उसके बाद रीना बंगले में गई और जब वापस आई तो अंगूठी पहने हुए थी। अब ठीक है, तेरे हाथ में ये अंगूठी कितना जचती है। बातें ना बना, चल यहां से। बोट बुक करा दी थी। हाँ, दुबई का समुद्र घूमने में अपना ही मजा है। तू पहले घूमी है क्या? एक बार, तेरे नोटों के दम पर हर तरह की ऐश कर चुकी हूं, रोशनी ने हंसकर कहा। रीना और रोशनी कार पर समुद्र के किनारे उस जगह पहुंचे जहां से मोटर बोट चलती थी। वहां करीब 15 मोटर बोट्स खड़ी थी। दिन के 10 बज रहे थे। कार पार्किंग में खड़ी की। दोनों बाहर निकली। रोशनी ने एक बैग उठा रखा था जिसमें खाने पीने का सामान था। धूप वाला दिन था, परंतु समुद्र की तरफ से आती नम हवा मजेदार लग रही थी। कहाँ है तेरी बोट? रीना ने पूछा। एक मिनट, अभी पूछ कर आती हूं। रोशनी बैग संभाले एक तरफ बने केबिन की तरफ बढ़ गई। 2 मिनट में ही वापस लौटी। उस तरफ खड़ी है नीले और लाल रंग की बोट। ला, बैग मुझे दे दे। अभी मैं थकी नहीं हूं। रीना और रोशनी कुछ हटकर खड़ी उस बोट के पास पहुंची। वो बड़ी बोट थी। 2 कमरे बने हुए थे। उनके आसपास काफी जगह थी। दोनों बोट में जा पहुंची। वहां एक आदमी मिला जो आराम कर रहा था।
तुम हो बोट वाले? रोशनी ने पूछा। हाँ मैडम, ये मेरी बोट है। हमारी बुकिंग है? यस मैडम, मैं तो कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं, कहकर उसने रोशनी से बैग ले लिया। उन्होंने बोट के कमरे देखे, वो अच्छे थे। नाम क्या है तुम्हारा? रोशनी ने पूछा। खान कहते हैं मुझे। दुबई के तो नहीं लगते। पाकिस्तानी हूं, छोटी उम्र में ही यहां आ गया था। ठीक है, हम दिन भर समुद्र की सैर करेंगे। पीने का पानी का इंतजाम कर रखा है क्या? सब इंतजाम हो चुके हैं, जैसे आपने कहा था। तो चलो, वक्त क्यों बर्बाद करते हो? उसके बाद बोट चल पड़ी, किनारा किनारा छोड़ती हुई समुद्र के सीने की तरफ। रीना और रोशनी खुश थी। रोशनी ने कॉफी निकाली और गिलासों में डाली। दोनों कॉफी पीने लगे। वो कैबिन से बाहर बोट की रेलिंग पर खड़ी होकर समुद्र को निहारने लगी। कुछ फासले पर खान बोट के स्टीयरिंग पर बैठा था। मैडम, चाय कॉफी का भी इंतजाम है बोट में? खान ऊंची आवाज में बोला। शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। बोट गहरे समुद्र की तरफ जाती जा रही थी। समुद्र को निहारते रोशनी कह उठी। मुंबई का समुद्र भी अच्छा है, लेकिन दुबई का मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हर जगह का अपना मजा है। रीना कॉफी का घूंट भरते समुद्र को निहारते कह उठी। मटकू, प्रवेश और सैनी भी साथ होते तो कितना मजा आता। रीना ने रोशनी को देखा और गंभीर स्वर में कह उठी। उनके बारे में मत सोचो, मैंने तुम्हें ही दुबई बुलाकर हिम्मत वाला काम किया है। जानती हूं, मैंने तो यूं ही कहा है। इंडिया जाने का तुम्हारा कब का प्रोग्राम है? रीना ने समुद्र को निहारते हुए कहा। रोशनी ने रीना को देखा, फिर कह उठी। हफ्ता या 10 दिन तक जाऊंगी इंडिया। तुम्हें अपनी टिकट बुक कराने खुद ही जाना होगा, मैं अपने किसी आदमी को इस काम में इस्तेमाल नहीं करूंगी। मामूली बात है, टिकट मैं बुक कराऊंगी। मुंबई में भूल कर भी किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैं बच्ची नहीं हूं रीना। रोशनी मुस्कुराई। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। तुम इंडिया कब आओगी? जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लूंगी। अगला दृश्य। दोपहर को केबिन में बैठकर दोनों ने लंच किया। रीना को इस तरह घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। सुकून मिल रहा था इस आराम से। मैं आधा घंटा आराम करूंगी, रीना ने कहा। जरूर, तब तक मैं समुद्र का नजारा देखती हूं, रोशनी ने कहा और केबिन से बाहर निकल गई। रीना ने आंखें बंद कर ली। बोट चलने की वजह से उसका शरीर हौले हौले हिल रहा था। बहुत आराम मिल रहा था उसे इस तरह छुट्टी मनाकर। वो आज़ाद हो जाना चाहती थी। 2.5 सालों में माई बनकर बहुत थक गई थी। अब उसे लग रहा था कि ये उसकी मंजिल नहीं थी। वो दौलत चाहती थी, परंतु इस कीमत पर नहीं कि अपनी आज़ादी खो दे। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब संगठन से अलग नहीं हो सकती। संगठन का काम करते रहना ही उसका भाग्य है। वो जिस सड़क पर चल रही थी वो सिर्फ आगे को जाती है, वो वापस नहीं आती। रीना ने गहरी सांस ली। उसने कभी सोचा था कि रोहित से शादी करके अपना छोटा सा घर बसा लेगी। जब उसे उस शाम माई मिली थी तो ये जानकर कि वो माई है, उसे कितना अच्छा लगा था। परंतु आज उसे लगता है कि वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। माई न मिली होती तब तो आज वो आज़ादी से जी रही होती। तभी रीना को पास में आहट से मिली। उसने आंखें खोली। रोशनी दिखी सामने। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई और भी है। रीना ने पूरी आंखें खोल दी। खान भी खड़ा था। दोनों के चेहरों पर खतरनाक मुस्कान नाच रही थी। आंखों में वहशी भाव थे। वो धीमी गति से चल रही थी। क्या है? रीना उठ बैठी। माई की अंगूठी मेरे हवाले कर, रोशनी दांत भींच कर बोली। रोशनी? रीना हक्की बक्की सी रह गई।
सुना नहीं कि पागल हो गई है तू? ये क्या कर रही? बहुत ऐश कर ली तूने। अब मैं माई बनकर करोड़ों अरबों में खेलना चाहती हूँ। अंगूठी मुझे दे। रीना हक्की बक्की सी रोशनी को देख रही थी। तभी खान ने रिवॉल्वर निकाल ली। बोला, जो कहा जा रहा है वो कर, वरना गोली मार दूंगा। रीना समझ गई कि रोशनी ने अपना काम का पूरा प्लान बना रखा है। खान के साथ मिलकर पहले ही हर बात की तैयारी कर रखी है। परंतु रोशनी की दगाबाजी उसे हजम न हो रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि रोशनी ऐसा भी कर सकती है। होश में आ रोशनी, ये खतरनाक खेल है। माई बनकर दौलत तो बहुत मिलेगी, लेकिन दौलत का स्वाद स्वाद न चख सकेगी। आखिरी बार पूछ रही हूं कि अंगूठी देती है या नहीं। रोशनी ने दांत किटकिटाकर कहा। रोशनी की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा रास्ता न था। खान ने उस पर रिवॉल्वर तान रखी थी और इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। रीना ने अंगूठी उतारकर उस तरफ बढ़ाई। रोशनी ने अंगूठी ली और अपनी उंगली में डाल ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। रोशनी एकाएक ठहाका लगा उठी। जो माई की अंगूठी की रक्षा नहीं कर सकता, वो माई बनने के काबिल भी नहीं। रोशनी ठहाका लगाते हुए कह उठी, तू पागल हो गई है? नहीं, मैं पूरे होश में हूं। कौन है जो माई नहीं बनना चाहेगा? जब मैं माई बनने जा रही थी तब मैं भी तेरी तरह खुश थी, लेकिन बाद में पता चला कि कांटे ही कांटे हैं इस राह पर। बकवास बंद कर। रीना ने गंभीर निगाहों से रोशनी को देखा। तेरे को मुझसे धोखेबाजी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? नहीं, मैं माई बनना चाहती थी, अब बन जाऊंगी। तेरी दौलत का ही इस्तेमाल किया, तेरे खिलाफ तेरी ही दौलत से खान को खरीदा, तेरी दौलत के सहारे ही आगे बढ़ी, तेरी जड़ों को गांठने के लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुझ पर विश्वास किया, तेरे को दुबई बुलाया। ये तेरी सोच है, मुझे तो लगता है कि मुझे दुबई बुलाकर तूने बहुत अच्छा किया। रीना का चेहरा अब सख्त होने लगा था। एकाएक रीना उछलकर खड़ी हो गई। तभी खान ने बड़े कैन में भरा पेट्रोल रीना के ऊपर उड़ेल दिया। वो पेट्रोल से पूरी भीग गई। रीना खान पर झपट पड़ी। खान को रीना से ऐसी आशा न थी। रीना ने खान के पेट में घुटने का जोरदार वार किया तो खान पेट पकड़कर पीड़ा से दोहरा होता चला गया। रीना ने उसे धक्का दिया तो वो नीचे जा गिरा। रीना के चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। वो फुर्ती से रोशनी की तरफ पलटी। अगले ही पल रीना की आंखें फैल गई। रोशनी ढेर सारी माचिस की तीलियां जलाकर उस पर फेंक रही थी। रीना ने बचना चाहा, परंतु बचने का वक्त निकल चुका था। जलती तीलियां उसके शरीर से आ टकराई। पेट्रोल से भीगा उसका शरीर और कपड़े। पेट्रोल ने फौरन आग पकड़ ली। भक से उसका शरीर जल उठा। रीना चीख उठी। रोशनी का ठहाका गूंज उठा। रीना इस वक्त आग का गोला लग रही थी। देख खान, रोशनी की आवाज रीना के कानों में पड़ रही थी, कितनी अच्छी लग रही है मेरी सहेली। खान के हंसने की आवाज आई। तूने मेरा साथ दिया है खान, मैं तेरे को बहुत दौलत दूंगी, भर दूंगी तुझे। रोशनी कह उठी। रीना की चीखें गूंज रही थी। चलते हुए वो बाहर की तरफ भागी। पकड़ो खान उसे, वो पानी में छलांग लगा देगी। रोशनी चीखी। खान उसके पीछे भागा। रोक उसे कि पानी में छलांग न लगा सके। परंतु मौत से जूझती रीना तब तेज निकली। इससे पहले कि खान रोक पाता, वो समुद्र में कूद चुकी थी। अगला दृश्य। सारा ने आरडीएक्स को देखा। तीनों की निगाह सारा पर थी। सारा ने गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। नया गिलास बनाने के लिए मुझे मत कहना, तुम काफी पी चुकी हो। धर्मा बोला। आज मुझ पर नशा नहीं चढ़ेगा, सारा ने गंभीर स्वर में कहा। आग लगने के बाद तुम समुद्र में कूद गई, एक्स्ट्रा बोला। हाँ, परंतु मैं आधी जल चुकी थी, तब तक पेट्रोल की आग ने बहुत तेजी से काम किया था। समुद्र में कूदने में मैं मिनट भर की देरी कर देती तो शायद बच न पाती।
सारा नशे से भरे गंभीर स्वर में कहती जा रही थी। मेरे चेहरे का एक तरफ का हिस्सा और कमर से नीचे का सारा हिस्सा जल चुका था। पानी में छलांग लगाते ही मुझे जलन से ठंडक मिली, परंतु समुद्र का नमकीन पानी मुझे तकलीफ दे रहा था। मेरे जख्मों में पहुंचकर मुझे दर्द पहुंचा रहा था। ऊपर से मुझे गोलियां चलने की मध्यम सी आवाज भी सुनाई दी। 2 गोलियां तब पानी में मेरे करीब से निकली थी, परंतु मुझे गोली न लगी। मैं अपने होशो हवास कायम रखे हुए थी। जानती थी कि वो मुझे पानी में ढूंढेंगे। जाने वाले नहीं, इसलिए मैं पानी के भीतर ही रही और तैरती रही। जाने कितनी देर मैं यही करती रही। पानी की सतह पर आकर हालत देखने की मेरी हिम्मत न थी। वो मुझे देख लेते तो बचा कुचा खेल भी खत्म हो जाता। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। इतनी थकान हो चुकी थी कि अब तैरना मेरे बस का नहीं था। जाने कितनी देर बीत चुकी थी। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया। तब मुझ पर बेहोशी छा गई। जरा भी होश न रहा मुझे। इतना ही ख्याल आता रहा कि रोशनी या खान ने मुझे देख लिया तो मार देंगे। कहकर सारा ने गहरी सांस ली। आरडीएक्स उसे देख रहे थे। फिर मुझे होश आया। मैंने खुद को जमीन पर पड़े पाया। मेरे आसपास मछुआरे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनके फेंके जाल में फंसाई थी। वो मछली पकड़ने समुद्र में गए थे। मैं घायल थी, बहुत ज्यादा। मेरा शरीर जला हुआ था। मैंने खुद को मछुआरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो मुझे अपनी बस्ती में ले गए और मेरा इलाज करने लगे। डॉक्टर को भी बुला लिया। करीब 2 महीने मैं वहां रही। बहुत हद तक ठीक हो गई, परंतु मेरे शरीर का जो मांस जल चुका था, खास तौर से मेरा एक तरफ का चेहरा, जिसकी वजह से मैं बहुत क्रूप लग रही थी। परंतु प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मेरे पास न तो पैसे थे और ना ही मेरा कोई साथी। मछुआरे जो कर सकते थे कर चुके थे। मैं उनकी आभारी थी, परंतु खतरा मेरे सिर से टला नहीं था। मैं दुबई में थी। रोशनी मुझे तलाश करवा सकती थी। शायद वो ये भी सोचती हो कि मैं मर चुकी हूं, परंतु वो मेरी तलाश जरूर करेगी कि कहीं मैं जिंदा तो नहीं हूं। मैं ये भी नहीं जानती थी कि इन 2 महीनों में रोशनी ने क्या किया। क्या वो माई बन गई? क्या उसने कबीर, सुल्तान और जाबर को विश्वास दिला दिया कि मैं मर चुकी हूं? कहकर सारा उठी और गिलास थामे बोतल की तरफ बढ़ गई। नया पैक बनाकर घूंट भरा और वापस आ बैठी। मैं बता दूं कि रोशनी माई बन गई थी। आसानी से? राघव बोला। आसान नहीं होता माई बनना, परंतु वो बन गई थी। उसने हर बाधा पार कर ली थी। उन्हें विश्वास दिला दिया था कि रीना को उसने मार दिया है। नई माई बनने के लिए जरूरी होता है कि पहली वाली माई जिंदा ना रहे। अगर नई माई पुरानी माई की लाश नहीं दिखा सकती तो खुद उसे जिम्मेदारी लेनी होती है कि पुरानी माई मर गई है। और अगर पुरानी माई जिंदा निकल आए तो संगठन के नियम के मुताबिक पुरानी और नई दोनों माई को मार दिया जाता है। उसके बाद वो नई माई की तलाश करते हैं। क्यों मारा जाता है दोनों माई को? नई को इसलिए मारा जाता है कि उसने पुरानी माई के जिंदा होने की जिम्मेवारी ली थी। पुरानी माई के जिंदा होते नई माई नहीं बन सकती, तो उसने जिम्मेवारी गलत ली। संगठन से झूठ बोला और पुरानी को इसलिए मार दिया जाता है कि वो अपने ओहदे की हिफाजत न कर सकी और आजाद रहकर कहीं संगठन के भीतर की बातें न खोल दे। ओह! राघव ने होंठ सिकोड़े। और वो नई माई का चयन कैसे करते हैं? ये लंबी प्रक्रिया है। इन बातों को छोड़ो, तारा ने कहकर घूंट भरा और गिलास रख दिया। फिर तुमने क्या किया? मैं दुबई से निकलना चाहती थी। ऐसे में मेरे लिए इंडिया ही एक ठीक जगह थी। मेरे जानने वाले थे। हालांकि मैं जानती थी कि माही के लंबे हाथों से मैं इंडिया में भी सुरक्षित नहीं हूं, परंतु कहीं तो जाना ही था मुझे। सारा ने कहा। परंतु मेरे पास इंडिया जाने का कोई साधन नहीं था, न पैसा था। मैंने जैसे तैसे मछुआरों को तैयार किया कि वो मेरी सहायता करें। एक मछुआरे का भाई तेल के जहाज़ों पर काम करता था, जो कि हर 15 दिनों में हिंदुस्तान के मुंबई के लिए रवाना होता था। उसी ने मुझ पर मेहरबानी की और मैं मुंबई पहुंच गई। अब मेरे लिए कठिनाइयों का वक्त शुरू हुआ।
माई अवश्य मुझे तलाश करवा रही होगी, ऐसे में अपने किसी के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि उस घटना को 2.5 महीने बीत चुके थे, परंतु मैं जानती थी कि रोशनी मुझे तलाश करवाती रहेगी, कि कहीं मैं जिंदा थी। कि कहीं मैं जिंदा तो नहीं। खैर, एक अस्पताल में भर्ती हो गई। मैं अपने शरीर और चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती थी। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद मुझे बताया कि करीब 20 लाख का खर्चा आएगा, और मेरे पास 20 रुपए नहीं थे तब। इलाज तो मुझे करवाना ही था। मैंने किसी तरह रोहित को अस्पताल में बुलाया। रोहित और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, परंतु दुबई जाकर माई बनने के बाद हमारे रिश्ते लगभग खत्म हो गए थे। वो आया। उसने मुझे देखा तो मेरी हालत देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। मैंने उसे बताया कि 20 लाख की जरूरत है, जिससे मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाकर फिर पहले जैसी हो सकूं। वो तो कार मैकेनिक था, उसके पास पैसा कहाँ। लेकिन उसने अपना मकान बेच दिया, जिससे 12-13 लाख रुपया मिल गया, और उससे मेरा इलाज शुरू हुआ। मैंने डॉक्टर को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत मेरे चेहरे से करे और मेरा चेहरा बदल दे, ताकि माई से बच सको। एक्स्ट्रा बोला। हाँ, माई से बचकर रहना जरूरी था। मैं खुद ही माई के काम से हट जाना चाहती थी, परंतु रोशनी ने जिस तरह मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई, उसकी वजह से रोशनी के लिए मेरे दिल में आग लगी हुई थी। 3 महीने अस्पताल में इलाज हुआ। चेहरा बदल गया मेरा। शरीर के कई हिस्से प्लास्टिक सर्जरी से सामान्य हो गए, परंतु अभी भी टांग और कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जिस पर प्लास्टिक सर्जरी होनी ही थी। पैसा खत्म हो चुका था। रोहित दिलो जान से मेरी सेवा कर रहा था। उसने मुझे बताया था कि 2 लोग तुम्हें पूछते हुए मेरे पास 2 बार आ चुके हैं। मैं समझ गई कि वो माई के आदमी होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, पता कर रहे होंगे कि मैं जिंदा हूं या मर चुकी हूं। रोहित को मैंने कुछ न बताया, परंतु उसे इतना तो समझा ही दिया कि मेरे बारे में किसी से कुछ न कहे। अब हमारे सामने समस्या थी पैसे की। ये इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। रोहित तो खाली हो चुका था। तभी साथ वाले कमरे में तुम लोग आए। आरडीएक्स खामोश रहा। रहे होना चाहिए था। राघव घायल था। तुम लोग उसका इलाज कराने आए थे। हाँ, हमने तुम्हें 6-7 लाख दिए। तुम पैसे के हाथों परेशान लग रही थी, धर्मा बोला। और मेरा इलाज पूरा हो गया। बीच में 1-2 बार तुम लोग मेरा हाल पूछने आए। पूछने पर मैंने तुम लोगों को बताया कि दुनिया में मैं अकेली हूं और मुझे काम की जरूरत है। उन्हीं दिनों दुबई से हनीफ भाई आया हुआ था, एक्स्ट्रा बोला। हमने हनीफ भाई से कहा कि तुम्हें दुबई ले जाए और कहीं अच्छी नौकरी दिला दे। हनीफ भाई तुम्हें दुबई ले गया। हाँ, मैं फिर दुबई पहुंच गई। यह संयोग ही था कि मैं ठीक होकर चेहरा बदलवा कर दुबई पहुंच गई। ऊपर वाले को शायद मेरा दुबई जाना ही मंजूर था। मैं फिर उन्हीं सड़कों पर आ गई। हनीफ भाई के मेरे साथ बाप बेटी जैसे संबंध हो गए। वो दुबई का गैंगस्टर था। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया तो मैं उसके कामों को देखने लगी। मैं फिर उसी लाइन पर चल पड़ी थी। माई के बारे में सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। मैं रोशनी को उसके किए की सजा देना चाहती थी, परंतु इस काम की मुझे जल्दी नहीं थी। पहले मैं अपने कदम जमा लेना चाहती थी। साल भर बाद ही हनीफ भाई को किसी ने कार विस्फोट में उड़ा दिया, तो उसके पूरे धंधों की मैं मालकिन बन गई। सारा खामोश हुई। गिलास उठाकर घूंट भरा। तुमने काफी लंबा टेढ़ा मेढ़ा सफर तय किया है जिंदगी का। एक्स्ट्रा मुस्कुराया। हाँ, सालों से भागे ही जा रही हूं। किस्मत ने हर जगह साथ दिया है तुम्हारा। जरूर, लेकिन अब किस्मत मुंह मोड़ने लगी है। मैं भारी खतरे में पड़ चुकी हूं। वो कैसे। शायद रोशनी को शक हो गया था कि मेरे जिंदा होने का, या सावधानी के तौर पर उसने पुनः मेरी तलाश करवाई। 2.5 साल हो चुके हैं रोशनी को माई बने। वो देवराज चौहान से मिली। उसे कहा कि वो रीना को तलाश करे। 10 करोड़ रुपए उसे दिए और देवराज चौहान ने मेरी तलाश शुरू कर दी।
वो सुरेंद्रपाल बनकर मुझे ढूंढता रहा। मेरे माँ बाप ने दुबई फ़ोन करके सुरेंद्रपाल के बारे में सब कुछ बताया। उधर रोहित की गलती से देवराज चौहान मेरे नए चेहरे के बारे में जान गया। मेरे नए चेहरे की तस्वीर भी उसने हासिल कर ली। रोहित ने उसे बताया होगा कि मैं दुबई में हूँ, तो वो मेरी तलाश में दुबई पहुंचा और मेरे दोनों चेहरों की तस्वीर, रीना और सारा के चेहरों की तस्वीर, गुमशुदा कॉलम में अखबार में छपवा दी। दोनों इश्तिहारों में एक ही फ़ोन नंबर दिया और नाम सुरेंद्र पाल दिया। रोशनी पक्के तौर पर देवराज चौहान की भागदौड़ पर नजर रख रही होगी और दोनों चेहरों का इश्तिहार देता पाकर रोशनी को समझते देर न लगी कि सारा ही रीना है। राघव ने सिगरेट सुलगा ली। एक्स्ट्रा ने आंखें बंद कर रखी थी। धर्मा सारा को देखे जा रहा था। माई के लोगों ने देवराज चौहान को क्यों पकड़ लिया? एक्स्ट्रा ने आंखें खोली। क्योंकि उसने माई यानी कि मेरी तस्वीर अखबार में दी है। वो भी जानना चाहते हैं कि यह मामला क्या है। मामला तो माई को पता है। जावर, सुल्तान और कबीर है माई के बाद। इस मामले में वो व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ले रहे होंगे, क्योंकि भूतपूर्व माई की तस्वीर अखबार में गुमशुदा के कॉलम में छपी है, जिसके बारे में माई कह चुकी है कि वो जिंदा नहीं है। इस बारे में काम करने को माई भी उन्हें नहीं रोक सकती। सारा ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उन्हें बता दिया होगा कि सारा ही रीना है? एक्स्ट्रा बोला। क्या पता, लेकिन वो कब तक चुप रहेगा? अगर नहीं बताएगा तो वो उसका मुंह खुलवा लेंगे, सारा ने कहा। देवराज चौहान अगर मुंह नहीं खोलना चाहता तो वो नहीं खोलेगा, एक्स्ट्रा बोला। वो क्यों मुंह बंद रखेगा? राघव बोला। कुछ कहा नहीं जा सकता कि देवराज चौहान ने उन्हें सारा के बारे में बताया है या नहीं, धर्मा ने कहा। देवराज चौहान ने जरूर बता दिया होगा। वो मुंह क्यों नहीं खोलेगा? क्यों तकलीफें सहेगा? सारा कह उठी। जरूर मुंह खोल दिया होगा देवराज चौहान ने। संगठन में हड़कंप मच चुका होगा। फिर तो रोशनी को वो पहले शूट करेंगे, एक्स्ट्रा बोला। हाँ, सारा के होंठ बिछ गए। उसके बाद मुझे मारने के लिए ढूंढेंगे। तुमने कहा कि आज तुम्हारे बंगले पर हमला हुआ था। हाँ, सबको मार दिया। वो हमला माई यानी कि रोशनी ने करवाया? यकीनन। वो सारा और रीना का भेद देवराज चौहान का ये इश्तिहार देते ही समझ गई। एक तरह से देखा जाए तो देवराज चौहान स्वयं ही रोशनी के लिए खतरा बन गया है। हाँ, रोशनी ने अपनी मुसीबत बुलाई और मैं भी फंस गई। सारा गुस्से से भरी हुई थी। आरडीएक्स की नजरें मिली। राघव ने सिगरेट सुलगाई और बोला, ये तो हुई तुम्हारी बात। हमारी बात है नवाब अंसारी। एक्स्ट्रा ने सारा को देखा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है, उसका हमें अफसोस है। हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे तो अवश्य करेंगे। धर्मा एक एक शब्द पर जोर देते हुए कह उठा। लेकिन हम मुंबई से दुबई नवाब अंसारी के लिए आए हैं। पहले उसे निपटाएंगे, उसके बाद ही किसी दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। पहले हमारा काम, बाद में दूसरा। हम यहाँ तुम्हारी समस्या सुलझाने नहीं आए हैं। दोनों बातें एक साथ सुलझ सकती हैं, सारा बोली। क्या मतलब? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही काम है, माई यानी कि रोशनी को खत्म करना। तुम लोग ये काम करोगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए? हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि हमें नवाब अंसारी चाहिए, जिसे दुबई में माई का यानी कि डॉन का मंत्री कहा जाता है। वो भी हो जाएगा। मैं रोशनी की बात कर रही हूँ। आरडीएक्स की नजरें मिली। रोशनी को खत्म करने के लिए मैं तुम लोगों को मुंह मांगी दौलत दे सकती हूँ, सारा पुनः बोली। फिर क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रा बोला। लेकिन माई तक पहुंचना आसान नहीं है। राघव ने एक्स्ट्रा को देखा। उसकी तुम फिक्र मत करो। माई तक, नवाब अंसारी तक तुम लोगों को मैं पहुंचा दूंगी। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।
तुम कैसे पहुंचा दोगी? धर्मा कह उठा। सारा ने पुनः घूंट भरा और तीनों को देखते कह उठी, कल माई एक पार्टी दे रही है। पार्टी? खास, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। दुनिया के अंडरवर्ल्ड डॉनों को माई के संगठन ने बुलाया है। हर कोई अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पार्टी में शामिल हो रहा है। दुनिया भर के डॉन आपस में बात करेंगे, बिजनेस करेंगे। ऐसी खास पार्टियां अक्सर होती रहती हैं, कभी साल में एक बार तो कभी 2 बार। कोई ना कोई डॉन पार्टी का इंतजाम करता है। इस बार माई ने किया है। ओह। इस वक्त दुबई में दुनिया भर के खतरनाक से खतरनाक लोग मौजूद हैं जो कि पार्टी में शामिल होने को आए हैं, और इस बात की किसी को खबर नहीं। सब काम गुपचुप हो रहे हैं। सारा बोली। तुम्हें खबर कैसे लग गई? माई के एक आदमी को मैंने सेट कर रखा था। वो भीतर की खबरें मुझे देता था। उसी ने बताया था, परंतु कल शाम को उसे मार दिया गया। किस वजह से उसे मारा ये नहीं जानती। कहाँ होगी कल पार्टी? अल बुस्तान रोटाना होटल में, उस होटल की 5वीं मंजिल पर। यह एक माना हुआ 5 स्टार होटल है। पूरी 5वीं मंजिल माई के लोगों द्वारा बुक है। सुबह ही 5वीं मंजिल पर कोई नहीं जा सकेगा। सुबह के बाद 5वीं मंजिल पर कोई नहीं जा सकेगा। शादी की आड़ में ये मंजिल बुक की गई है। वहाँ हॉल है, उसी हॉल में वो सब लोग इकट्ठा होंगे। सब जगह सब काम माई के आदमियों की देख रेख में होंगे। यहाँ तक कि वेटर भी माई के लोग ही होंगे। तुमने कहा कि दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड के डॉन पार्टी में होंगे? हाँ। दुनिया के 5 बड़े डॉन कौन से हैं, मुझे बताओ। सिर्फ 5? हाँ, सिर्फ 5 बड़े बड़े डॉन कौन कौन है? जरूर बताऊंगी। माई रह चुकी हूँ 2.5 सालों तक। मुझे क्यों ना मालूम होगा। पहला है मैक्सिकन ड्रग माफिया। पहले इनकी जगह कोलंबियन ड्रग माफिया होते थे। उनकी जगह मैक्सिकन ड्रग माफिया ने ले ली। सिनालोआ और गल्फ माफिया गुट की बड़ी ताकतें हैं ये। कोकेन और दूसरी ड्रग्स के से अपराध में दबदबा। पेरू और सेंट्रल यूरोप में भी इनके पांव फैले हैं। नंबर 2, इटालियन और अमेरिकन माफिया। पहले पूरे अमेरिका में फैला था कोसा नोस्ट्रा, परंतु अब न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो तक ही सीमित है। इस गैंग के बड़े नामों में गैबिनो, जेनविस, लुलीज, कोलंबो और बोनानो है। नौजवान मुजरिमों का गैंग है ये, लेकिन बहुत खतरनाक। ये लोग किसी के वफादार नहीं। दौलत कमाना इनका मुख्य लक्ष्य है। 3 नंबर, इटली के माफिया। साल भर में 50 अरब अरब डॉलर की कमाई करते हैं। सबसे बड़ा गुट सिसिली कोसा नोस्ट्रा है। यह गुट माई के संगठन को जीतना चाहता है, परंतु इसकी कोशिशें सफल नहीं रही। माई को इंडिया में इसी गुट के आदमियों ने पहचाना और गोलियां चलाई थी माई पर, जब माई मुझे मिली थी। कोलंबिया से यूरोप तक इस गुट की चलती है, परंतु ये गुट सरकारी अफसरों और चर्च का पूरा सम्मान करते हैं। सरकार इस गुट को खत्म करना चाहती है, परंतु सफल नहीं हो रही। नंबर 4, यकूजा। यह जापानी अपराधियों का गिरोह है। राजनेता के दम पर कानून को अपनी जेब में रखते हैं। गिरोह का नाम है पामागुची गुची। करीब 50,000 लोग हैं इस गुट में। यूं दिखाने को ये गुट कई तरह के सामान्य धंधे करता है। इस गुट के लोग शानदार सूट पहनते हैं और इनकी रोमांटिक इमेज है, परंतु जब काम पर होते हैं तो बेहद खतरनाक हो जाते हैं। 5वां कौन? रूसी माफिया। 3 लाख मेंबर हैं इस संगठन के। 1450 दंगाई ग्रुप। बहुत ताकतवर है रूसी माफिया। कोई नहीं जानता कि ये लोग कब यहां पहुंच जाएं। सरकार के भीतर इनकी इतनी घुसपैठ है, इसराइल और न्यूयॉर्क के ब्रिंगटन बीच तक इनका दबदबा है। अपराध की दुनिया में हर देश में इनकी चलती है। बहुत जानकारी है तुम्हें। और बताऊं? सारा ने तीनों को देखा। नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, धर्मा बोला। तुम पार्टी के बारे में बता रही थी, क्या पूछना चाहते हो?
ऐसी पार्टी में प्रवेश पाना असंभव है। माई की तरफ से बेहद सख्त इंतजाम होंगे। हाँ, सख्त इंतजाम है। पार्टी का प्रवेश पत्र शादी का कार्ड है। भीतर जाने वाला कार्ड दिखाएगा, फिर उसके नाम का मिलान लिस्ट में लिखे नामों के साथ किया जाएगा। नाम मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो उसे पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में हम कैसे भीतर जा सकते हैं? मैंने सब इंतजाम कर दिया है। शादी के 5 कार्ड, यानी कि 5 मेरे पास हैं। परंतु इनकी लिस्ट में मैं तुम लोगों के नाम परंतु इनकी लिस्ट में तुम लोगों के नाम लिखे गए हैं कि नहीं, इस बात की मेरे पास पक्की खबर नहीं है। क्या मतलब? जिस आदमी ने लिस्ट में नाम लिखने थे वो मुझे मिलने के 1 घंटे बाद मारा गया। अब इस बात का मुझे पता नहीं कि मरने से पहले उसने लिस्ट में नाम लिखे कि नहीं। सारा ने आरडीएक्स को देखा। तुम्हारा मतलब है कि हमें उस पार्टी में प्रवेश पाने के लिए खतरा उठाना होगा? राघव बोला। हाँ, आधा आधा चांस है पकड़े जाने का और बच जाने का। क्या तुम पता नहीं लगा सकती कि लिस्ट में हमारे नाम हैं या नहीं? ये पता लगाना खतरनाक होगा। वो सतर्क हो जाएंगे। खामखा मुसीबत बुलाने वाली बात है। आरडीएक्स की नजरें मिली। थोड़ा सा खतरा तो तुम लोगों को उठाना होगा। तुम इसे थोड़ा सा खतरा कहती हो? यह बड़ा खतरा है। अगर हमारे नाम लिस्ट में ना हुए तो वो हमें पकड़ लेंगे। कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि तुम लोग आसानी से भीतर प्रवेश कर जाओ। वहां नवाब अंसारी होगा? एक्स्ट्रा ने पूछा। पक्का होगा। डॉन का मंत्री है वो। माई का पैसा दुनिया भर के धंधों में लगाता है। उसे तो आने वाले अधिकतर लोग जानते होंगे। वो पार्टी में क्यों ना होगा। और वहां माई भी आएगी। माई यानी कि रोशनी। इतने खतरनाक लोगों के बीच हम नवाब अंसारी और माई को कैसे मार सकते हैं? धर्मा बोला। वो हमें पकड़ लेंगे। नवाब अंसारी को मारने के एवज में वो तुम लोगों को पकड़ लेंगे या मार देंगे। माई को मारोगे तो तब भी ऐसा ही होगा। वहां तुम लोग कैसे काम करोगे, ये तुम लोगों ने सोचना है। तारा ने कहा। हम कहीं और इन दोनों को नहीं पकड़ सकते? नहीं। तुम तो 2.5 साल माई रही हो। तुम जान सकती हो कि माई और नवाब अंसारी का आना जाना कहाँ। ये इतना आसान काम होता तो मैं रोशनी को कब का खत्म कर चुकी होती। वैसे भी जब नई माई बनती है तो सावधानी के तौर पर संगठन के कई नियम बदल दिए जाते हैं। नवाब अंसारी और माई के बारे में जानकारी पाना असंभव है। आरडीएक्स की नजरें मिली। वहां पर इतने लोगों के बीच माई और नवाब अंसारी को मार पाना कठिन है, जबकि तब सबकी नजरें माई पर टिकी होंगी। नवाब अंसारी को वहां आने वाले अधिकतर मेहमान जानते हैं, तो वो भी उनकी नजरों का केंद्र होगा। एक्स्ट्रा ने कहा। इन हालातों में हमें अपना काम करने के लिए उनका ध्यान बटाना होगा। राघव बोला। 2-4 लोग हों तो ध्यान बटा भी दें, परंतु वहां तो बहुत ज्यादा लोग होंगे। 100 के आसपास। तारा बोली। 100 लोगों का ध्यान बटा पाना कठिन है। एक्स्ट्रा ने कहा। क्यों कठिन है? हो जाएगा। किया जा सकता है। धर्मा कह उठा। किया जा सकता है? एक्स्ट्रा ने धर्मा को देखा। क्यों नहीं? कैसे? अभी सोचा नहीं है। कोई योजना बनानी पड़ेगी। बना। कल शाम तक का वक्त है तुम लोगों के पास। तारा कह उठी। आराम से करो, कोई रास्ता निकल आएगा। और तुम क्या करोगी? मैं भी पार्टी में होंगी, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकोगे। तारा बोली। मेकअप में होगी? हाँ, मेरा चेहरा बदला होगा कि कोई मुझे सारा के तौर पर ना पहचान सके। तुम्हारा नाम लिस्ट में है माई की? हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि तुम लोगों का नाम। लेकिन मैं इस बार
लेकिन मैं इस बात का इंतज़ार करूंगी कि तुम लोगों की एंट्री हो जाती है पार्टी में कि नहीं। अगर तुम लोग असफल रहते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा नाम भी लिस्ट में नहीं है। तुम्हारा नाम लिस्ट में होगा तो सारा नहीं होगा। तुमने किसी और नाम का ही इस्तेमाल किया होगा। सलमा, तुम क्या करोगी पार्टी में जाकर? तय कुछ नहीं किया है, वहीं जाकर सोचूंगी। सारा ने शांत स्वर में कहा। मुझे नींद आ रही है। यहीं सोना चाहती हो? हाँ, अगर नींद में तुम लोग मेरा गला ना काट दो तो। तुम तो हमारी दुश्मन नहीं हो और दुश्मनों को भी हम नींद में नहीं मारते। राघव मुस्कुराकर बोला। शुक्रिया, सारा ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नशे में आ चुकी थी वो। आगे बढ़कर वो बेड पर जा लेटी। आरडीएक्स की नजरें मिली। सारा ने सारी बातें हमारे सामने खोल दी हैं, राघव बोला। लेकिन उस पार्टी में प्रवेश पाना और वहां नवाब अंसारी को मारना, माई को मारना संभव नहीं है, एक्स्ट्रा ने कहा। हमारे पास कल शाम तक का वक्त है, हम कोई योजना बना सकते हैं। धर्मा ने एक्स्ट्रा को देखा। पार्टी के हालात ऐसे हैं कि कोई योजना भी नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? वहां एक से एक खतरनाक लोग मौजूद होंगे, एक्स्ट्रा ने कहा। वहां पर क्या स्थिति होगी हम नहीं जानते। हम कुछ करने की सोच लें और वहां ना कर सकें तो क्या फायदा? माई हो या नवाब अंसारी, होटल में तो प्रवेश गेट में ही आएंगे। हम वहां निशाना ले सकते। बच्चों जैसी बात ना करो। वहां क्या वो अकेले होंगे? अपने लोगों से घिरे होंगे वो। क्या पता वो किधर से आते हैं। होटल में प्रवेश करने के कई रास्ते होंगे। हम उन्हें बाहर नहीं पकड़ सकते। ये संभव ही नहीं है। तो क्या करें? हम योजना बनाएंगे कि भीतर जाकर नवाब अंसारी या माई को खत्म कर सकें। हम योजना बनाएं, पूरी तैयारी कर लें और गेट पर ही पकड़े जाएं, क्योंकि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। ये खतरा है, भारी खतरा है। पहले मैं प्रवेश के लिए जाऊंगा, राघव बोला। तुम लोग दूर रहना। पकड़ा गया तो मुझे वहां से निकालने की चेष्टा करना। ये ठीक रहेगा, कम से कम तीनों तो नहीं फंसेंगे। योजना क्या होगी? सोचो, कोई बढ़िया योजना बनानी है। योजना में इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पर एक से एक महारथी मौजूद होंगे। ठीक है, माना कि हमने योजना बना ली। हमारा नाम मेहमानों की लिस्ट में है। हम भीतर प्रवेश कर गए, परंतु भीतर कुछ ऐसा हुआ कि हम फंस गए तो हमारा बचना कठिन हो जाएगा। वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, एक्स्ट्रा बोला। ये खतरे तो हमारे साथ रहेंगे ही। हम में से किसी एक को बाहर रहना चाहिए जो मुसीबत के वक्त हमारी सहायता कर सके। आरडीएक्स की नजरें मिली। कौन बाहर रहेगा? परंतु कोई भी बाहर रहने को तैयार नहीं था। हम तीनों एक साथ काम पर होंगे तो बेहतर काम होगा। हम में से कोई बाहर नहीं रह सकता, धर्मा ने कहा। लेकिन किसी एक का बाहर रहना है जरूरी, राघव ने कहा। जब तक कोई योजना नहीं बन जाती तब तक कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। हम कल दोपहर तक योजना बना लेंगे, तो बाकी बातें कल दोपहर को ही। मैंने कुछ सोचा है, एकाएक राघव कह उठा। क्या? माई ने देवराज चौहान को पकड़ रखा है। तो जगमोहन इस वक्त आजाद है और पक्का वो देवराज चौहान को ढूंढ रहा होगा। दोनों की निगाह राघव पर थी। हम जगमोहन को अपने साथ मिला सकते हैं। आरडीएक्स की नजरें मिली। हाँ, जगमोहन पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे साथ मिलेगा क्यों? धर्मा ने कहा। हम देवराज चौहान को ढूंढने में उसकी सहायता करेंगे। वो मानेगा? जरूर मानेगा।
हमें एक ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति की ज़रूरत है जो कल शाम पार्टी के वक्त बाहर कहीं मौजूद हो और ज़रूरत पड़ने पर हर तरह से हमारी सहायता कर सके। और ये काम जगमोहन से बढ़िया और कौन करेगा? हमें जगमोहन से बात करनी चाहिए। इस वक्त तो रात के 12 बज रहे हैं। देवराज चौहान उसके पास नहीं है तो उसे नींद कहाँ आएगी? एक्स्ट्रा बोला और फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ बेल बजी, फिर फौरन ही जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो। देवराज चौहान के फ़ोन का इंतज़ार हो रहा है? एक्स्ट्रा बोला। तो तुम जानते हो कि देवराज चौहान माई के पास है? जगमोहन की आवाज़ आई। हाँ, खबर सुनी थी। मुझे बता सकते हो कि देवराज चौहान को कहाँ रखा गया है? नहीं पता। तुमने ढूंढा उसे? ढूंढ ही तो रहा हूं, परंतु कोई खबर नहीं मिल रही। अब समझ में आता है कि माई का संगठन बेहद खतरनाक है। सच में। लेकिन मैं देवराज चौहान को ढूंढ निकालूंगा। जगमोहन की आवाज में दरिंदगी भर आई थी। माई के हाथों से कोई चीज लेना आसान नहीं है। तुमने फोन क्यों किया? हम देवराज चौहान की तलाश में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तुम लोग मेरी सहायता क्यों करोगे? क्योंकि हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। लेन देन वाली बात है। मैं सबसे पहले देवराज चौहान को ढूंढ निकालना चाहता हूं। कल रात के कुछ घंटे चाहिए तुम्हारे। सोच लो। बदले में हम मिलकर देवराज चौहान को तलाश कर लेंगे। कुछ चुप्पी के बाद जगमोहन की आवाज आई। यानी कि कल दिन में तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है? दिन में मैं देवराज चौहान की तलाश कर सकता हूं? हाँ। दिन तुम्हारा। शाम 6 बजे तुम्हें फोन करेंगे। मंजूर है। इस बीच अगर तुम्हें यह खबर मिल जाए कि देवराज चौहान कहां पर है तो उसे वहां से निकालने की कोशिश मत करना। यह काम हम मिलकर ही करेंगे। तुम अकेले देवराज चौहान को वहां से शायद ना निकाल पाओ। आगे तुम्हारी इच्छा। मैं समझ गया। कल शाम को 6 बजे तुम्हें फोन करेंगे। एक्स्ट्रा ने कहा और फोन बंद कर दिया। अब हमें इस बारे में सोचना है कि कल हम नवाब अंसारी और माई को खत्म कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी यहीं रोकते हैं आज। यानी पुराने बड़े बुजुर्गों की बड़ी बातें जो है ना, वो पूरी तरह से सिद्ध हो रही थी। जैसे किसी भी आदमी को कोई चीज फ्री में मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं करता। यही अगर रीना खुद जमीन से उठकर माई बनी होती तो कभी भी उसने किसी भी अरे गरे का विश्वास ना किया होता। और किया भी होता तो इतना ना किया होता कि उसको सामने सामने से वो कह रही कि अंगूठी पहन के चल ना मेरी बहन, और सिर्फ कुछ भी वो नहीं हो रहा। जब फिर वो जो पहले इटली वाली माई थी और ये माई भी, इनका मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन लोगों को ये माई किस बात की, अगर इनको अपना कोई बैंक अकाउंट भी बाहर रखने की वो नहीं, इजाज़त नहीं है तो। यानी होना तो ऐसे चाहिए था कि भाई इतना पैसा आ रहा है तो 10 प्रॉपर्टी इंडिया में ली हुई हैं, 5 सिंगापुर में, लंदन में, पेरिस में, कहीं भी ना। और और भी तरह के सोना वोना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ। 2.5-3 साल आदमी के पास इतना पैसा हो और आता जा रहा हो, ऐसा संगठन जो पूरी दुनिया में छाया हुआ हो और उसके प्रॉफिट का 10% आपको मिल रहा हो। मतलब चलो हम वैसे ही राउंड फिगर लगा कर चलते हैं कि भाई 100 करोड़ का मुनाफा कमाता है पूरा संगठन, तो साल का 10 करोड़ मिल रहा है आपको। अब वो 10 करोड़ उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ हमारे दफ्तर में रखे रखो और इसकी पूजा करो? नहीं ना। ये कुछ लूप होल्स हैं कहानी में। खैर, उसके बाद
अच्छा, जब ना वो जो आर.एच. व्हीलर होता था, उस वक़्त किताबें मिलती थी जिनके अंदर वो होते थे, जैसे छोटी-छोटी किताबें होती थी, चाणक्य नीति, विदुर नीति, आजकल भी होती होंगी शायद। वो पूरी तरह से पता नहीं वो थी कि नहीं थी चाणक्य नीति, क्योंकि वो ऐसे ही, वो भी एक तरह का लुगदी साहित्य ही था। लेकिन उनमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें लिखी होती थी, तो अचानक से मुझे ना पढ़ते-पढ़ते एक बात याद आ गई, बहुत पहले पढ़ी थी किसी इसी तरह की किताब में। उसमें लिखा हुआ था कि जो आदमी खुद ये बताकर कि ये राज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम किसी और को मत बताना, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता दुनिया में। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो होता है, क्योंकि जो बात वो खुद राज नहीं रख सका, वो किसी और से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसे राज रखे। खैर, कैसी लगी आपको कहानी? बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। देवराज चौहान को मतलब एक जगह साइड में पड़ा हुआ है, पिछले 2.5 घंटे से उसका कोई वो नहीं है जिक्र। खैर, और ये सारी कहानी तो ना आज इसे नजायज उस पे यू नो रिपीट किया गया है। आधी से ज़्यादा कहानी आ चुकी थी सामने, तो छोटे छोटे जो ब्लैंक्स थे वो भर देने थे। खैर, कोई बात नहीं, किताब में पन्ने भी ऐसे ही जुड़ते हैं। कैसी लगी आपको बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।